अशोक लेलैंड इंडिपेंडेंस के पहले शुरू हुई इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लगभग 38,700 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया। ये इनके फाइनेंशियल ईयर 21 के रेवेन्यू का 2.5 टाइम्स है। आरओसी भी 34% के ऊपर है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में नेगेटिव 2.28% था। इंडिया में हर 3 में से 1 ट्रक अशोक लेलैंड का ही है। पर इस सेक्टर में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सेक्टर कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जब मार्केट डाउन साइकिल में आता है तब कंपनी की परफॉर्मेंस भी इंपैक्ट हो जाती है। कंपनी के प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज और कैश पोजीशन सब पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है एंड एज अ रिजल्ट उनका शेयर प्राइस भी नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। ऐसे में अगर कोई कंपनी क्लेम करे कि वो अब इस साइकिल से इम्यून हो गई है तो ये बहुत चौंका देने वाली बात है एंड अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट ने ऐसा ही क्लेम किया है। कंपनी के सीईओ मिस्टर शेनु अग्रवाल के वर्ड्स में, द कंपनी हैज बीन एबल टू शिफ्ट इट्स बिजनेस मॉडल सो इट हैज मेड इटसेल्फ प्रीटी मच इम्यून टू द साइकिल। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? अशोक लेलैंड ने कैसे अपना बिजनेस मॉडल री इंजीनियर किया ताकि वो इस इकोनॉमिक साइकिल से खुद को हेज कर सके? दोस्तों, मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन और आज के वीडियो में हम अशोक लेलैंड की जर्नी एंड बिजनेस को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को हमने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहले सेगमेंट में हम अशोक लेलैंड के बिजनेस मॉडल, उनकी बिजनेस फिलॉसफी एंड उनके करंट चैलेंजेस समझेंगे। फिर नेक्स्ट सेगमेंट में हम ऐसे 4 एरियाज डिस्कस करेंगे जिसे कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल री इंजीनियर करने के लिए यूज किया है एंड वो अपने पोजीशन को फ्यूचर प्रूफ कैसे कर रहा है मार्केट में, ये भी डिस्कस करेंगे। अशोक लेलैंड की लेगेसी इंडिया के आजादी जितनी पुरानी है। कंपनी की शुरुआत पंजाब में एक फ्रीडम फाइटर रघुनंदन सारन ने की थी। उस टाइम कंपनी का नाम अशोक मोटर्स हुआ करता था। रघुनंदन सारन का बस एक ही एस्पिरेशन था, इंडिया के लोगों के लिए कार बनाना। पर इंडिया को उस टाइम रिसेंटली आज़ादी मिली ही थी और हमारे पास खुद की ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो अशोक मोटर्स ने इंग्लैंड की एक कंपनी ऑस्टिन मोटर्स के साथ पार्टनरशिप किया। वो ऑस्टिन मोटर्स से कार के पार्ट्स प्रोक्योर करते थे और उसे इंडिया में असेंबल करके बेचते थे। ओवर टाइम रघुनंदन सारन को समझ आया कि इंडिया को पैसेंजर व्हीकल से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स की जरूरत थी। इंडिया के बढ़ते ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए हमें ट्रक्स चाहिए थे। तो 1950 में उन्होंने ब्रिटिश लेलैंड के साथ डील की। अशोक मोटर्स को लेलैंड के ट्रक्स इंपोर्ट, असेंबल और मैन्युफैक्चर करने का एक्सक्लूसिव राइट मिल गया। 1955 तक ब्रिटिश लेलैंड ने कंपनी में 40% शेयर्स एक्वायर कर लिए और तब से कंपनी का नाम अशोक लेलैंड पड़ गया। इतने सालों में कंपनी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। 1967 से अशोक लेलैंड ने बसेस बनाना शुरू किया और 1970 से कंपनी ने डिफेंस सेक्टर को भी ट्रक सप्लाई करना शुरू कर दिया। कंपनी की शेयर होल्डिंग में भी बहुत चेंजेस आए। ब्रिटिश लेलैंड ने 1987 में कंपनी में अपने शेयर सेल कर दिए, पर उनका नाम इस लेगेसी से अभी भी जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश लेलैंड के एग्जिट के बाद हिंदुजा ग्रुप ने एंट्री ली और इटली बेस्ड आइवेको ग्रुप उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने लगे। 2006 के अराउंड हिंदुजा ग्रुप ने कंपनी में इवेको के शेयर्स भी खरीद लिए। और हाँ, ये वही इवेको ग्रुप की बात हो रही है जिसे हाल ही में टाटा मोटर्स ने अक्वायर कर लिया है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अशोक लेलैंड के पास 2006 तक कोई ना कोई इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर का सपोर्ट था। 2006 के बाद से अशोक लेलैंड को खुद के R&D में इन्वेस्ट करना पड़ा। 1987 और 2007 के बीच कंपनी ईयरली 100 करोड़ रुपीस R&D में इन्वेस्ट कर रही थी, पर 2007 से 2013 के बीच कंपनी ने हर महीने 100 करोड़ रुपीस R&D में इन्वेस्ट किया। उस टाइम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर विनोद दसारी ने कहा, सो फार वी वर इनसाइड अ ककून समवेयर, प्रोटेक्टेड बाय सम बिग ब्रदर हु हैड टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स। और यहां से शुरू हुई अशोक लेलैंड की असली कहानी, मॉडर्न इंडिया में सर्वाइवल की कहानी। 40 इयर्स तक इंडिया के कमर्शियल व्हीकल मार्केट्स को 2 प्लेयर्स रूल करते रहे, अशोक लेलैंड साउथ इंडिया में और टाटा मोटर्स नॉर्थ इंडिया में। और इतने सालों तक अशोक लेलैंड ने बस एक ही चीज पे फोकस किया, खुद के मार्केट शेयर को डिफेंड करने पे। कंपनी के उस टाइम के एमडी मिस्टर आर शेषासाई ने 2009 में एक इंटरव्यू में बताया, फर्स्ट यू हैव टू इंश्योर दैट यू बिल्ड योर स्ट्रेंथ्स टू डिफेंड। If you are in the medium and heavy commercial vehicle market, unless you are putting in money to defend that market against onslaught of new competition, you cannot survive. बट जब वो मार्केट शेयर डिफेंड करने पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ओवरलुक कर दिए। क्या थी ये प्रॉब्लम्स? इकोनॉमिक साइकिल के डाउनटर्न से कंपनी का बिजनेस बुरी तरह इंपैक्ट हो रहा था।
मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा था और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स मीडियम एंड हैवी कमर्शियल सेल से ज्यादा स्पीड पे ग्रो करने लगे थे। चलिए अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट कंट्री की इकोनॉमी को मिरर करता है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, इंफ्रा प्रोजेक्ट ज्यादा होते हैं और फ्रेट डिमांड हाई होता है, तब ट्रक्स और बसेस की सेल्स बढ़ती है। लेकिन जब स्लो डाउन आता है, प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, तो फ्लीट ऑपरेटर्स नए व्हीकल्स लेना पोस्टपोन कर देते हैं। फाइनेंसिंग मुश्किल हो जाती है और व्हीकल रिप्लेसमेंट डिमांड भी डिले हो जाता है। मतलब अगर कंट्री में रिसेशन का माहौल है तो वो डायरेक्टली इस सेक्टर के फाइनेंशियल्स को भी हिट करेगा। अशोक लेलैंड को भी ये साइकिल्स हर थोड़े सालों में फेस करने पड़ते हैं। ऐसे में कंपनी के रेवेन्यूज फॉल होते हैं। अब टफ सिचुएशन को सरवाइव करने के लिए मार्केट प्लेयर्स डिस्काउंट पे भी स्टॉक क्लियर करने लगते हैं। इससे कंपनी में कैश क्रंच आने लगता है। अगर कंपनी ने मार्केट साइकिल के साथ अपने केपेक्स को सही से प्लान नहीं किया तो कंपनी के बोरोइंग्स बढ़ने लगते हैं एंड रेवेन्यूज गिरने लगते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2012 से अब तक ऐसे सिचुएशन 2 बार क्रिएट हो चुके हैं। ये चार्ट देखो कैसे फाइनेंशियल ईयर 14 में अशोक लेलैंड के रेवेन्यूज ड्रॉप हुए थे और कंपनी के बोरोइंग्स भी ऑल टाइम हाई पे थे। इस दौर में इंडिया की जीडीपी बस 5% के आसपास से ग्रो की थी। इसके पहले ये ग्रोथ रेट अराउंड 9% तक हुआ करता था। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी स्लो डाउन आ गया था और इससे ट्रक्स की डिमांड कम हो गई थी। हालत इतनी खराब थी कि एम्प्लॉय कॉस्ट कम करने के लिए कंपनी ने अपने हिस्ट्री में पहली बार वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अनाउंस किया। फिर जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर होने लगी, वैसे वैसे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी इंप्रूव होने लगी। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जब कंपनी के रेवेन्यूज पीक पे गए, तब फिर से बोरोइंग्स काफी कम हो गए और फिर ये सेम पैटर्न कोविड के टाइम पे रिपीट हुआ, जब रेवेन्यूज काफी ज्यादा ड्रॉप हुए और बोरोइंग्स बढ़ गए। प्रॉफिट्स का भी कुछ ऐसा ही हाल था। FY 13-14 में जब रेवेन्यूज ड्रॉप हुए तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी लो हो गया था, मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लो हो गया था। फिर रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों एक साथ रिकवर करने लगे और फिर से पैंडेमिक वाले ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 में प्रॉफिट स्टीपली डिक्लाइन हो गए। मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स पे ओवरली रिलाई करना अशोक लेलैंड के लिए भारी पड़ गया। इकोनॉमिक साइकिल्स कंपनी को बहुत बुरी तरह से हिट करने लगा। बट इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ साथ एक और प्रॉब्लम सामने आ रही थी। जहां कंपनी मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स पे फोकस कर रही थी, वहीं ट्रेंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा था। देखो, कमर्शियल व्हीकल मार्केट में 2 सेगमेंट्स होते हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का बूम ई कॉमर्स के बूम से क्लोजली रिलेटेड था। ये व्हीकल्स मोस्टली लास्ट माइल डिलीवरी में काम आते हैं और मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हाईवेज में चलने वाले बड़े बड़े ट्रक, स्लीपर बसेस वगैरह होते हैं। हमने जब लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल के वॉल्यूम्स का डेटा देखा तो हमें एक ट्रेंड समझ में आया। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड में ना ज्यादा फॉल करते हैं और अप ट्रेंड में भी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं करते। बेसिकली इकोनॉमिक डाउनटर्न जितना मीडियम एंड हैवी कमर्शियल सेगमेंट को इंपैक्ट करता है, उतना लाइट कमर्शियल सेगमेंट को नहीं करता। ये टेबल देखो, ऑलमोस्ट हर डाउनटर्न में ही मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के वॉल्यूम्स 20% से ज्यादा गिर गए हैं। ऑन दी अदर हैंड लाइट कमर्शियल व्हीकल में उतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं आया है। तो कमर्शियल व्हीकल कंपनीज अगर अपने पोर्टफोलियो में लाइट कमर्शियल व्हीकल भी रखे तो डाउन ट्रेंड्स में वो अपने रेवेन्यू को थोड़ा हेज कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अशोक लेलैंड को इससे ज्यादा फायदा नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में काफी लेट एंट्री ली। फाइनेंशियल ईयर 2012 में उन्होंने निसान के साथ अपना पहला LCV प्रोडक्ट दोस्त लॉन्च किया था, बट उनके एंट्री लेते ही मार्केट में डाउनटर्न आ गया तो लाइट कमर्शियल व्हीकल से उनको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा नहीं मिला। और तो और 2013 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अशोक लेलैंड को कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में वॉल्यूम टर्म्स में पीछे छोड़ दिया और खुद वो सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल प्लेयर बन गया। और वॉल्यूम टर्म्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा की ये लीड आज तक बरकरार है। वॉल्यूम टर्म्स में बात करूं तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आज 33% मार्केट शेयर के साथ टाटा मोटर्स लीड कर रहा है। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास 25% मार्केट शेयर है और अशोक लेलैंड के पास 16%। अब ये तो हो गई लाइट कमर्शियल व्हीकल की बात, जिसमें अशोक लेलैंड एक चैलेंजर है। बट मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स जिसमें अशोक लेलैंड की पकड़ स्ट्रांग है, उसमें भी अब कंपटीशन बढ़ने लगा है। फाइनेंशियल ईयर 14 से फाइनेंशियल ईयर 17 के बीच कंपनी ने 8 परसेंटेज पॉइंट्स मार्केट शेयर गेन किया था। फाइनेंशियल ईयर 14 में उनका मार्केट शेयर 26% था, जो फाइनेंशियल ईयर 17 आते आते 34% हो गया। लेकिन FY 20 से उनका मार्केट शेयर ड्रॉप होने लगा। बीच में थोड़ी रिकवरी हुई, बट फाइनेंशियल ईयर 2017 के पीक से ये अभी और भी कम हो गया है। और ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि बाकी छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स अपनी नीश में इनोवेट करने लगे, स्पेशली वॉल्वो आइशर मोटर्स।
आज के दिन वॉल्वो एंड आइशर मोटर्स का जॉइंट वेंचर टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड दोनों को चैलेंज कर रहा है। मीडियम एंड हैवी बस सेगमेंट में 2019 में वॉल्वो आइशर का मार्केट शेयर 11% था। 2024 तक ये बढ़ के 17% हो गया है। स्क्रीन पे जो चार्ट है वो आपको क्लियरली दिखा देगा कि कंपनी ने टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड से मार्केट शेयर छीन लिया है। पर आखिर वॉल्वो ने ऐसा किया कैसे, ये समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हमें अशोक लेलैंड की भी आगे की स्ट्रैटेजी बेटर समझ आए। देखो, टाटा एंड अशोक लेलैंड दोनों के सर्विस नेटवर्क पेनिट्रेशन बहुत डीप है। टाटा मोटर्स के पास 1600 सर्विस पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया के 90% डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं। मार्च 2025 का नंबर देखें तो अशोक लेलैंड के भी 1800 से ज्यादा सर्विस पॉइंट्स बन गए हैं। लोकल मैकेनिक्स की भी इन दोनों ब्रांड्स के व्हीकल्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और यूजुअली कोई भी कमर्शियल व्हीकल परचेज करता है तो उनके लिए सर्विस नेटवर्क एक इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। वॉल्वो आइशर ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया एंड बहुत फास्ट सर्विस नेटवर्क को एक्सपैंड किया। फाइनेंशियल ईयर 19 में वॉल्वो के 379 टच पॉइंट्स थे। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये 1000 से ज्यादा हो गए हैं। टाटा और अशोक लेलैंड का सर्विस नेटवर्क अब भी ज्यादा है, बट वॉल्वो आइशर का कहना है कि उनके पास ज्यादा कनेक्टेड व्हीकल्स हैं। उनके व्हीकल्स में बेसिकली स्मार्ट आईओटी डिवाइसेस हैं जो उन्हें रिमोटली व्हीकल परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हैं। प्लस कंपनी का ये आफ्टर सेल सर्विस पे फोकस उससे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट एज दे रहा है। तो बेसिकली सालों से चली आ रही टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की डुओपोली को अब न्यू प्लेयर्स आके थ्रेटन कर रहे हैं। पुराने प्लेयर्स भी अपनी पोजीशन हेज करने में लगे हैं। अप्रैल 2025 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एसएमएल इसूजू में अप्रोक्सीमेटली 59% शेयर्स अक्वायर किया है। इससे वो ट्रक्स एंड बसेस के सब सेगमेंट में और डेप्थ बिल्ड कर पाएंगे। टाटा मोटर्स भी अपना सबसे बड़ा एक्विजिशन कर रही है। कंपनी $4.4 बिलियन यानी कि 38,000 करोड़ रुपीस में इटालियन बस एंड ट्रक मेकर इवेको को अक्वायर कर रही है। फॉर कॉन्टेक्स्ट 2006 तक इवेको अशोक लेलैंड का टेक्नोलॉजी पार्टनर हुआ करता था। तो चलिए अब देखते हैं अशोक लेलैंड अपना पोजीशन डिफेंड करने के लिए क्या कर रहा है। अशोक लेलैंड के कॉन कॉल्स पढ़ के हमें 4 मेजर एरिया समझ आए जिन पे कंपनी इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। डाइवर्सिफिकेशन, प्रीमियमाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। चारों एरियाज को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इकोनॉमिक डाउनटर्न मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री को बहुत जोर से इंपैक्ट करती है। तो इससे हेज करने के लिए कंपनी ने लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में डाइवर्सिफाई किया। 2013-14 में एलसीवी कैटेगरी में कंपनी के पास 6% मार्केट शेयर था और अब ये ग्रो करके 11% हो गया है। बट अशोक लेलैंड के डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। कंपनी आउटसाइड इंडिया भी एक्सपैंड कर रही है। वो अपने डिफेंस के ऑर्डर्स और स्पेयर पार्ट्स का भी सेल इंक्रीज करने पे फोकस कर रही है। 2013 में अशोक लेलैंड के एमडी मिस्टर विनोद दसारी ने कहा, The idea is to reach a stage when the truck business accounts for only half of the total sales revenue. बट क्या कंपनी 2025 तक ये टारगेट अचीव कर पाई है? वेल, अगर हम रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखें तो आज मीडियम एंड हैवी कैटेगरी वाले ट्रक्स अशोक लेलैंड के रेवेन्यू का बस 58% कंट्रीब्यूट करते हैं और पूरा मीडियम एंड हैवी व्हीकल कैटेगरी अगर देखें तो वो कंपनी के रेवेन्यू का 73% कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं पर आज भी एक्सपोर्ट्स अशोक लेलैंड के टोटल रेवेन्यू के सिर्फ 5.5% ही हैं। कंपनी के करंट एमडी एंड सीईओ मिस्टर शेनु अग्रवाल ने मई 2025 के कॉन कॉल में ये अश्योरेंस दिया है कि कंपनी अब इकोनॉमी साइकिल्स का सामना करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड है। Over the last 4 or 5 years, we have prepared the company's business model in a way that we have really reduced our dependence on the MHCV segment, which is more cyclical in nature. Our EBITDA break-even can be reached even at a very, very low volume per month of MHCVs. So which means that the contribution margins we are generating from non-MHCV businesses is so high that now we can take care of most of the fixed cost of the company. इससे क्लियर है कि कंपनी अब ब्रेक इवन अचीव कर सकती है इवन इफ इकोनॉमिक डाउनटर्न के टाइम एमएचसीवी के सेल्स बहुत कम हो जाएं। कंपनी ने ओवर टाइम साउथ इंडिया के बाहर भी अपनी प्रेजेंस को इंप्रूव करने की कोशिश की है। अभी कंपनी के एमएचसीवी सेगमेंट का साउथ इंडिया में 40% प्लस मार्केट शेयर है, पर वेस्ट इंडिया में 35%, ईस्ट इंडिया में 24% और नॉर्थ इंडिया में बस 26% मार्केट शेयर है। बट नॉर्थ इंडिया एमएचसीवी सेगमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट है। वो पूरे कंट्री के वॉल्यूम का 32% कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे में अशोक लेलैंड इस मार्केट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए कंपनी अगले 2 to 3 इयर्स में नॉर्थ इंडिया में 30% मार्केट शेयर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जितना डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, रिस्क भी उतना कम।
बट सिर्फ न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंस बिल्ड करने से कंपनी खुद को फ्यूचर प्रूफ नहीं कर सकती। मार्केट में कंपटीशन भी बढ़े जा रहा है। ऐसे में कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को भी इंप्रूव करते रहना होगा ताकि कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं जाएं, जो कि वॉल्वो के केस में हो रहा है। तो अशोक लेलैंड भी अपने प्रोडक्ट्स को और बेटर बनाने का ट्राई कर रही है, प्लस वो प्रीमियम कैटेगरी पे फोकस कर रही है। और ये है उनकी स्ट्रैटेजी नंबर 2, प्रीमियमाइजेशन। कंपनी वेरिएंट लेवल पे, मॉडल लेवल पे, सेगमेंट लेवल पे प्रोडक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रही है। इससे वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उनकी पर व्हीकल रियलाइजेशन इंक्रीज होगी। एंड कंपटीशन जैसे कि वॉल्वो, आयशर और टाटा मोटर्स भी अब प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये तो हो गए रेवेन्यू बढ़ाने के एफर्ट्स। ये सब एट द एंड ऑफ द डे किया जा रहा है कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। बट सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। कंपिटिटिव रहने के लिए कंपनी को कॉस्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं कंपनी कॉस्ट कम करने के लिए क्या अप्रोच ले रही है। 2020 में जब न्यू एमिशन नॉर्म्स आए थे तब पूरे इंडस्ट्री के मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो गए थे। एंड इस सेक्टर में ना जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है या जब भी कोई ऐसा नया अपडेट आता है तब एक बार के लिए ऐसा ही होता है। कंपनीज को सेफ और एकदम सही प्रोडक्ट बनाना होता है तो ज्यादा मटेरियल यूज होता है और R&D में भी थोड़ा मटेरियल वेस्ट होता है। फिर जैसे जैसे डेटा एनालाइज किया जाता है वैसे वैसे कंपनीज को कॉस्ट रिडक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है। इसीलिए लास्ट 3 इयर्स में इंडस्ट्री लेवल पे मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और अशोक लेलैंड मार्केट में कॉस्ट लीडर रहे हैं। ये चार्ट देखो, लास्ट 4 ईयर से अशोक लेलैंड का EBITDA मार्जिन टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के EBITDA मार्जिन से काफी ज्यादा है। तो अशोक लेलैंड अपना ये कॉस्ट लीडरशिप पोजीशन आगे भी मेंटेन करना चाहती है। और कंपनी सिर्फ मटेरियल कॉस्ट नहीं बल्कि बाकी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट भी नीचे करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट वो इस बार इतनी कॉन्फिडेंट है कि उनका कहना है कि अब जब मार्केट में डाउनटर्न आएगा तो वो कंपनी के EBITDA को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। कंपनी के CEO मिस्टर शेनु अग्रवाल ने मई 2025 के कॉन कॉल में कहा कि आर P&L ऑफ CV सेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट नाउ, सो वी शुड नॉट बी दैट मच कंसर्न दैट इट इज अ साइक्लिकल इंडस्ट्री and therefore if a bad cycle comes our EBITDAs will drop to lower levels or it will become red and all। Basically कंपनी profitability के दोनों levers revenue and cost पे improve करने की कोशिश कर रही है। cost reduction measures भी ले रही है और revenue को increase करने की कोशिश भी कर रही है। पर इन सारी चीजों के साथ कंपनी अपने existing market share को भी defend कर रही है। याद है कैसे वॉल्वो आयशर आफ्टर सेल सर्विस यूज करके टाटा और अशोक लेलैंड के मार्केट शेयर को धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है। तो अशोक लेलैंड को भी अब रिटेलिएट करना पड़ रहा है। यही है कंपनी का 4th एरिया ऑफ फोकस, आफ्टर सेल सर्विस इंप्रूव करना। आज के दिन जो कंपनी अपने कस्टमर्स का डाउन टाइम सबसे ज्यादा रिड्यूस कर पाती है, कस्टमर्स उससे ही अपना नेक्स्ट व्हीकल परचेज करना प्रेफर करते हैं। सो जितनी अच्छी कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस उतना अच्छा कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल। तो दोस्तों आपने देखा कैसे ओवर द इयर्स अशोक लेलैंड का अप्रोच चेंज हुआ है। पहले वो मार्केट शेयर डिफेंड करने पे फोकस करते थे बट मार्केट के चेंजिंग प्रेफरेंसेस और बढ़ते हुए कंपटीशन ने उनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने पे मजबूर कर दिया है। कंपनी आज के दिन एक अच्छे पोजीशन में है, उसके डेट्स कम हो गए हैं, वो 4000 करोड़ के कैश सरप्लस पे है और उनका मानना है कि अब मार्केट साइकिल्स उनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन चैलेंजेस तो मार्केट में अभी भी हैं। इंडस्ट्री की रिप्लेसमेंट डिमांड साइकिल पहले 8 to 8.5 ईयर्स की हुआ करती थी बट शायद बेटर टेक्नोलॉजी के कारण रिप्लेसमेंट डिमांड साइकिल अब 9 to 9.5 ईयर्स, 10 ईयर्स का हो गया है। इनफैक्ट कंपनी को अब अग्रेसिवली ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे कि EV CNGs में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अराउंड 1000 करोड़ का ईयरली कैपेक्स इसी में जाता है और वहीं दूसरी तरफ उसके कॉम्पिटिटर्स टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा एक्विजिशन पे एक्विजिशंस किए जा रहे हैं, इनऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि क्या अशोक लेलैंड अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड कर पाएगा? क्या उसने वाकई इकोनॉमिक साइकिल से खुद को शील्ड कर लिया है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना और ये भी बताना कि क्या उसे अभी हेजिंग स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए या अभी उसे बिल्कुल ऑल इन जाके और ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए और नए प्रोडक्ट्स लाके और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट जो है अशोक लेलैंड का एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर चल रहा है। उनकी कमेंट्री से तो हमें यही समझ में आता है। बाकी आप भी कॉन कॉल्स पढ़ना, आप भी एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ना, आप ये सारी बातें पढ़ना, इंटरव्यूज पढ़ना मैनेजमेंट के और फिर अपना असेसमेंट करना, जजमेंट बनाना और हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने और कौन से सोर्सेस से पढ़ा, समझा और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।